हेलो दोस्तों, स्वामी दयाल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम इतिहास के अर्थ एवं विभाजन को देखे थे। इस क्लास में हम इतिहास के अध्ययन के स्रोत क्या हैं, अर्थात इतिहास को अध्ययन करने के साधन क्या हैं, उन पर चर्चा किया जाएगा। तो आइए देखते हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत। देखिए, चाहे प्राचीन इतिहास के स्रोत हों या मध्यकालीन इतिहास के स्रोत हों, इतिहास के स्रोत वह सब माने जाएंगे। अगर देखा जाए तो प्राचीन इतिहास के स्रोत को दो भागों में रखा गया है। एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। देखिए, जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनके अंतर्गत हम उन साधनों या उन चीजों को रखते हैं जिनके माध्यम से इतिहास को जानने और समझने का प्रयास किया जाता है। इनमें अर्थात पुरातात्विक स्रोतों में खासकर वे वस्तुएं, उपकरण, औजार या अभिलेख, मोहरे, सिक्के, वस्तुएं इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है जिनकी प्राप्ति किसी स्थान के उत्खनन के द्वारा की गई है। तो आइए सर्वप्रथम हम पुरातात्विक स्रोत को ही देखते हैं। ए पर है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। देखिए, जो इतिहास के अध्ययन का जो पुरातात्विक स्रोत है, यह बहुत ही प्रामाणिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मनुष्य के द्वारा जो प्रयोग में वस्तुएं, उपकरण, हथियार, सिक्के आते थे, उन्हीं के द्वारा इतिहास को जानने और समझने का प्रयास किया जाता है। इसमें अगर हम बात करें कि किन किन चीजों को रखा जाता है, तो पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले हम अभिलेख को रखते हैं। कोई उपकरण या औजार, खासकर जो है पाषाण काल के विषय में जानकारी प्राप्त करने का जो स्रोत है वह उपकरण या पाषाण के उपकरण ही माने जाते हैं, तो वह आ जाएंगे इसी में। मोहरे या सिक्के। देखिए, मोहरे और सिक्के ये भी इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत हैं। क्यों? क्योंकि मोहरों और सिक्कों के द्वारा न केवल उस समय के शासक के विषय में जानकारी मिलती है, बल्कि जिस काल या समय के सिक्के या मोहरे प्राप्त होती हैं
उस समय की आर्थिक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है। इसके साथ ही साथ स्थापत्य में भवन, कोई इमारत, ईंटें, इन सबको, यानी कि जो भवन के अवशेष हैं, इमारतों के अवशेष हैं, या कोई ईंट है या कोई अन्य चीज है, जब प्राप्त होते हैं उत्खनन के द्वारा, तो इन वस्तुओं या इन पुरावशेषों के आधार पर भी इतिहास को जानने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा और अगर हम देखें तो मूर्तियां, बर्तन, जीवाश्म इत्यादि। देखिए, मूर्तियों के द्वारा, बर्तनों के द्वारा, जीवाश्मों के द्वारा भी प्राचीन इतिहास को जानने और समझने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि ताम्र पाषाण काल में मूर्तियां और बर्तन विशेष रूप से उपयोगी होते हैं इतिहास को जानने और समझने में। प्राग इतिहास में मानव के जीवाश्म बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इतिहास को जानने और समझने में। इसके अलावा और अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोत में ही, तो भोजपत्र, ताड़पत्र एवं ताम्रपत्र, ये भी इतिहास को जानने और समझने के साधन या स्रोत माने जाते हैं। जैसे भोज नाम का एक वृक्ष होता है जो खासकर हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो प्राचीन काल में या पाषाण युग में या उसके बाद मनुष्य के द्वारा भोज के जो वृक्ष होते थे उसकी छाल को निकाल करके उस पर कुछ विभिन्न प्रकार के रंगों का इस्तेमाल करके कोई आकृतियां या कोई अन्य चीज या कोई प्रतीक बना दिया जाता था और उसके आधार पर मानव के इतिहास को जानने और समझने का प्रयास किया गया है। ऐसे ही ताड़पत्र, ताड़ का पत्ता होता है, ये भी ताड़ नामक वृक्ष से मिलता है। इन पत्तों पर भी हस्त से लिखित कुछ सामग्रियां मिलती हैं, तो इन ताड़पत्रों के आधार पर भी इतिहास को जाना जाता है। ऐसे ही ताम्रपत्र, तांबे के बड़ी बड़ी चादरें निर्मित करके उन पर जब कुछ अंकित कर दिया जाता है या लिख दिया जाता है तो वह ताम्रपत्र कहलाता है। एक प्राचीन इतिहास में कई ताम्रपत्र या ताम्रनिधियां प्राप्त हुई हैं जिनके माध्यम से इतिहास को जाना और समझा जाता है। जो पुरातात्विक स्रोत हैं जिनके माध्यम से इतिहास को जानने और समझने का प्रयास किया जाता है, इनका प्राचीन इतिहास में बहुत ही व्यापक महत्व है। क्यों? क्योंकि प्राचीन इतिहास में साहित्यिक स्रोतों का महत्व तो है, लेकिन जब तक उनकी पुष्टि पुरातात्विक स्रोतों से नहीं हो जाती तब तक उनको संदिग्ध ही माना जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं दूसरा स्रोत। जो दूसरा स्रोत है वह है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, देखिए जो साहित्यिक स्रोत हैं इसके दो भाग हैं। एक है भारतीय साहित्य और दूसरा है विदेशी साहित्य। विदेशी
साहित्य। देखिए इसमें हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम भारतीय साहित्य की बात करेंगे। देखिए जो भारतीय साहित्य है इसको पुनः दो भागों में रखा गया है। एक है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक या धर्मेतर साहित्य। ठीक, अब देखिए एक एक करके हम इनके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए जो धार्मिक साहित्य है इसको पुनः दो भागों में बांटा गया। पहला है ब्राह्मण साहित्य, देखिए ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण धर्म से संबंधित ग्रंथों को सम्मिलित किया गया है। इसके पुनः दो भाग किए गए हैं। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य और दूसरा वैदिकोत्तर या सूत्र साहित्य। देखिए जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य में हम उन चीजों को रखते हैं जिनका संबंध वेदों से है, प्रत्यक्ष रूप से जिनका संबंध वेदों से है। इसके अंतर्गत हम वेद रखेंगे। वेद में चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब को इसी में रखा गया। अब वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको इसी में रखा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ, इसी में उपनिषद, इसी में आरण्यक। तो इस प्रकार वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक, इनको वैदिक साहित्य माना जाता है। इनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से वेदों से है और वैदिक सभ्यता को जानने के ये प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। दूसरे स्रोत की हम बात करें ब्राह्मण साहित्य में ही, तो वह है वैदिकोत्तर साहित्य, जिसको सूत्र साहित्य नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत इसमें जैसे वेदांत, आपके दर्शन ग्रंथ, जैसे षड दर्शन, उपवेद, महाकाव्य, जिसमें कि रामायण, महाभारत, इन सब को इसी में सम्मिलित किया गया है। इसी में स्मृतियां, जिसे नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति इत्यादि, ये सब वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। देखिए यहां हम सिर्फ स्रोत की बात कर रहे हैं। जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तब वेदों पर विशेष अध्ययन किया जाएगा, और जब उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसमें जो है ये वैदिकोत्तर साहित्य के विषय में चर्चा की जाएगी। अब देखिए इसी में जो धार्मिक साहित्य में ही जो दूसरा भाग है वह है ब्राह्मणेतर।
ब्राह्मणेतर साहित्य। देखिए जो ब्राह्मणेतर साहित्य है इसके भी दो भाग हैं ब्राह्मणेतर साहित्य के। पहला है बौद्ध साहित्य। देखिए बौद्ध साहित्य के अंतर्गत बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी पुस्तकें हैं या ग्रंथ हैं उनको सम्मिलित किया जाता है, और इन पुस्तकों या ग्रंथों के द्वारा भी इतिहास को जानने और समझने का प्रयास किया गया है, और इनमें ऐतिहासिक सामग्रियां विद्यमान हैं। बौद्ध ग्रंथ में हम अगर बात करें तो इसमें जैसे अभिधम्म, पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, बुद्ध चरित इत्यादि कई सारी पुस्तकें या ग्रंथ आ जाते हैं। अब इसी में जो दूसरा खंड है या भाग है वह है जैन साहित्य। जैन साहित्य, जैन साहित्य में देखो जैन साहित्य को, संपूर्ण जैन साहित्य को जैन आगम या जैन साहित्य कहा गया, या इसी को आगम कहा गया। ठीक, इसी में जो है भगवती सूत्र, परिशिष्ट, परवन, कल्पसूत्र इत्यादि। इन जैन ग्रंथों में भी ऐतिहासिक सामग्रियां विद्यमान है। जैसे भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अब अगर हम साहित्यिक स्रोतों में ही भारतीय साहित्य के दूसरे भाग अर्थात लौकिक साहित्य की बात करें तो इसमें जो है ऐतिहासिक ग्रंथ हैं कुछ। जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों की अगर हम बात करें तो जैसे अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, अभिज्ञान, शाकुंतलम, माल विकाग्नि मित्रम, हर्षचरित, राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी। ये ऐसी पुस्तकें हैं या ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनमें इतिहास के संबंध में बहुत सी जानकारियां मिलती हैं। जैसे अर्थशास्त्र में मौर्य काल के विषय में शासन और प्रशासन में वर्णन मिलता है। मुद्रा राक्षस में मिलता है प्राचीन इतिहास के समय में। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, इसमें भी ऐतिहासिक जानकारियां मिलती हैं। जैसे मालविकाग्नि मित्रम में जो है अग्निमित्र और मालविका के संबंध में वर्णन मिलता है। हर्षचरित में हर्ष के विषय में, राजतरंगिणी में जो है कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। अष्टाध्यायी में भी ऐतिहासिक जानकारियां मिलती हैं। तो ये सारी चीजें ऐतिहासिक ग्रंथ
लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसी में एक खंड और है जिसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा, वह है संगम साहित्य। संगम साहित्य। अगर हम संगम साहित्य की बात करें तो दक्षिण भारत में भी कुछ ऐसे ग्रंथ या किताबें या पुस्तकें प्राप्त हुई हैं जिनमें ऐतिहासिक सामग्रियां मिलती हैं। इनमें अगर हम बात करें संगम साहित्य में तो जैसे शिलप्पादिकारम, मणिमेकलय, तिरुकुरल, जीवक, चिंतामणि इत्यादि। ये ऐसी पुस्तकें या किताबें हैं जिनके विषय में इतिहास के संबंध में जानकारियां मिलती हैं। आइए अब हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत का जो दूसरा भाग है या दूसरा खंड है, वह है विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य की अगर हम बात करें तो भारत में प्राचीन काल से ही बहुत से विदेशी यात्री या विदेशी विद्वान आए जिन्होंने अपने यात्रा विवरण में या अपने ग्रंथों में भारत के विषय में लिखा। या वे जब आए तो उस समय यहाँ पर जिस राजा या शासक का शासन था तो उस राजा के विषय में उस समय विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं के विषय में इन यात्रियों ने लिखा। तो इनको भी हम एक एक करके देख लें। तो विदेशी साहित्य में जो विदेशी यात्री आते हैं, कौन आते हैं? विदेशी यात्री। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले यूनानी यात्री। यूनानी यात्रियों में देखा जाए तो सबसे पहले जैसे हेरोडोटस, टेसियस। हेरोडोटस और टेसियस ये ऐसे विद्वान हैं जो सिकंदर के पहले आए। ये सिकंदर के पहले आए। किसके? सिकंदर के पहले। देखिए, हेरोडोटस और टेसियस ये ऐसे यूनानी यात्री हैं जो सिकंदर के आक्रमण से पूर्व ये आते हैं और ये भारत के विषय में लिखते हैं। हेरोडोटस भी भारत के विषय में लिखता है। इस हेरोडोटस ही पहला यूनानी विद्वान है जिसने मानवीय इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। क्या कहते हैं? इतिहास का जनक। हेरोडोटस क्या है? इतिहास का जनक। इतिहास का जनक। इसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर आते हैं निरियाकस, आनेसी, क्रिस्टस, अरिस्टोबुलस। देखिए, निरियाकस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस ये ऐसे यात्री हैं जो सिकंदर के आक्रमण के समय भारत आते हैं। ये सिकंदर के साथ आते हैं। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है तो उसी समय, उसी अभियान में निरियाकस, अनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस आते हैं। ये भी अपनी
यात्रा वृतांत में या अपनी पुस्तकों में भारत के विषय में कुछ न कुछ लिखा है। इसके बाद एक यात्रियों का और समूह आता है जिनमें मेगास्थनीज, डायमेकस, डायनोसियस, ये ऐसे यात्री हैं जो सिकंदर के बाद आते हैं। सिकंदर के बाद मेगास्थनीज ने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें भारत के विषय में व्यापक जानकारी दी गई है। डायमेकस, डायनोसियस ये भी सिकंदर के बाद आते हैं। इन्होंने भी भारत के विषय में कुछ न कुछ बताया है। लेकिन जो यूनानी यात्री हैं, इनके जो विवरण हैं या इनके द्वारा जो जानकारियां दी गई हैं, उनको इतिहासकार अतिशयोक्ति से भरपूर मानते हैं और इसलिए जब तक इनकी पुष्टि पुरातात्विक साक्ष्यों से नहीं हो जाती तब तक इनके द्वारा दिए गए विवरणों को संशय की दृष्टि से देखा जाता है। आगे अगर हम बात करें तो फिर जो है चीनी यात्री, तो चीनी यात्रियों में अगर देखें तो देखिए इसमें जो है फाहियान, सुंगयुन, ह्वेनसांग, इत्सिंग, ये प्रमुख यात्री हैं। हालांकि और भी आते हैं जिनके विषय में हम जब पढ़ेंगे तो वहां बताते चलेंगे। फाहियान, सोंगयुन, ह्वेनसांग और इत्सिंग ये प्रमुख चीनी यात्री हैं जो कह लीजिए भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के उद्देश्य से आते हैं और ये जब आते हैं तो भारत के विषय में, यहाँ के शासन प्रशासन के विषय में लिखते हैं। फाहियान जब आता है तो उस समय भारत में गुप्त वंश का शासन था, तो ये गुप्तों के शासन और प्रशासन के विषय में लिखता है। उसके बाद सोंगयुन आता है, फिर ह्वेनसांग आता है। ह्वेनसांग भी जब आता है तो ये काफ़ी लंबे समय तक भारत में रहता है और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आता है और हर्षवर्धन के शासन व्यवस्था, राजनीति, इन सब के विषय में ह्वेनसांग प्रकाश डालता है। फिर इत्सिंग आता है। इसके अलावा भी कुछ विदेशी यात्री आए हैं जिनको एक अलग ग्रुप में रखा गया है। उनमें है अरबी यात्री, अरबी यात्री। इन अरबी यात्रियों में अगर हम देखें तो इसमें हम इधर देख रहे हैं अरबी यात्रियों को। इसमें अगर हम बात करें अरबी यात्रियों में तो इसमें इब्ने खुर्दाब्दी, सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी। देखिए अरबी यात्रियों में इब्ने खुर्दाब्दी, सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी और भी यात्री जो अरबी यात्री हैं वो आते हैं, लेकिन ये प्रमुख हैं। ये जब आते हैं तो इनके आने का जो समय है वो कह लीजिए प्राचीन काल का अंत है और मध्यकाल की शुरुआत है। तो इसलिए ये इनके जो विवरण हैं वो ज़्यादातर पूर्व मध्यकाल में देखने को मिलेंगे। तो जब हम पूर्व मध्यकाल पढ़ेंगे तो उसमें जो है इनके विवरणों को और इनके द्वारा कही गई बातों का जिक्र हम करेंगे आगे।
तो इस प्रकार दोस्तों प्राचीन इतिहास के स्रोत को देखिए दो भागों में रखा गया, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो इसमें अभिलेख, उपकरण या औजार, मोहरें, सिक्के, स्थापत्य में भवन, इमारत, ईंटें, इसके अलावा मूर्तियां, बर्तन, जीवाश्म इत्यादि, ये सब सारी चीजें, भोजपत्र, ताड़पत्र, ताम्रपत्र, इन सब को जो है पुरातात्विक स्रोतों में रखा जाता है और इनके माध्यम से ऐतिहासिक जानकारियां मिलती हैं। वहीं साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो इसमें दो भाग प्रमुख किए गए, भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। तो जो भारतीय साहित्य है उसको दो भागों में रखा गया, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य या धार्मिकता साहित्य। फिर धार्मिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वैदिक साहित्य और वैदिकोत्तर साहित्य है। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक है और वैदिकोत्तर साहित्य में वेदांत, दर्शन ग्रंथ, षड्दर्शन, उपवेद, महाकाव्य जिसमें रामायण, महाभारत, स्मृतियां, ये सारी चीजें आती हैं। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों को सम्मिलित किया गया, जिनमें बौद्ध साहित्य या बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों में अभिधर्म पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, बुद्ध चरित्र इत्यादि जो पुस्तकें हैं या रचनाएं हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। जैन साहित्य में संपूर्ण जैन साहित्य जिसको आगम के नाम से जाना जाता है, भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्वन, कल्प सूत्र इत्यादि, इन सबको जैन साहित्य में रखा गया। तो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य से भी इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इसके अलावा लौकिक साहित्य या धार्मिकता साहित्य, इनका संबंध किसी धर्म से नहीं है, बल्कि यह प्योर और शुद्ध रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ इतिहास के विषय में जानकारियां मिलती हैं। यहाँ जो ये सब हैं ये धर्म से संबंधित पुस्तकें हैं जिनमें धर्म के विषय में कुछ ना कुछ बताया गया है और उन्हीं में कुछ ऐतिहासिक जानकारियां भी हैं। लेकिन ये पूर्णतः ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जैसे अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, हर्षचरित, राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी। और संगम साहित्य में भी शिलप्पाधिकारम, मणिमेक्कल, तिरुकुरल, जीवक चिंतामणि, इन सब में ऐतिहासिक जानकारियां मिलती हैं। वहीं विदेशी साहित्य में यूनानी यात्री जिसमें हेरोडोटस, जिसे इतिहास का जनक या इतिहास का पिता कहा जाता है, टेसियस, ये दोनों जो है सिकंदर के पहले आते हैं और भारत के विषय में कुछ न कुछ जानकारी देते हैं। फिर निरियाकस, अनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, ये सिकंदर के साथ आते हैं और भारत के विषय में वर्णन करते हैं। मेगास्थनीज, डायमेकस, डायमेसियस, ये सिकंदर के बाद आते हैं और भारत के विषय में ये भी कुछ न कुछ जानकारी देते हैं। इसके बाद चीनी यात्रियों में फाहियान, सोंगयुंग, हुएनसांग और रतसिंह हैं और अरबी यात्रियों में इब्ने खुर्दाबदी, सुलेमान, अल-मसूदी और अल-बरूनी आते हैं। तो दोस्तों ये है प्राचीन इतिहास के स्रोत। इस पर देखिए हम अभिलेख और सिक्के, इस पर हम अलग से क्लास करेंगे। और इसके बाद जब हम वैदिक काल पहुंचेंगे तो वहां पर वेदों का अध्ययन कर लिया जाएगा और उसके बाद में जब उत्तर वैदिक पढ़ेंगे तो वहां पर वैदिकोत्तर साहित्य का, फिर उसके बाद जब हम मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जब बौद्ध और जैन धर्म पढ़ेंगे तो वहां पर बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य का अध्ययन कर लेंगे। और जो लौकिक साहित्य है जिसमें अर्थशास्त्र है, मुद्रा राक्षस है, इन सब का वर्णन या इसमें जो जानकारियां दी गई हैं ऐतिहासिक तथ्यों की, उनका हम उसी समय जहां पर जानकारी जिस विषय में दी गई है और जिस स्थान पर, जिस शासन के काल में, तो वहीं पर हम बता देंगे। जैसे जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य को जब पढ़ेंगे तो वहीं पर अर्थशास्त्र के विषय में पढ़ा जाएगा। जब गुप्त काल हम पहुंचेंगे तो वहीं पर जो है मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की रचना है उनके विषय में पढ़ लिया जाएगा। हर्ष काल में हर्षचरित को पढ़ा जाएगा। जब कश्मीर का इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर राजतरंगिणी को पढ़ा जाएगा। जब संगम काल पढ़ेंगे या दक्षिण भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे तो वहां पर शिलप्पाधिकारम, मणिमेक्कल और तिरुकुरल और जीवक चिंतामणि को पढ़ा जाएगा। और जब सिकंदर का आक्रमण हम पढ़ेंगे तब इन लेखकों का वर्णन पढ़ेंगे। और जब हम गुप्त काल और
वर्धन काल पढ़ेंगे तब इन यात्रियों के विषय में पढ़ेंगे, और जब हम पूर्व मध्यकाल पहुंचेंगे तो इन यात्रियों के विवरणों को पढ़ा जाएगा।